नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पार्थ एजुकेशन में। मैं गौरव निरंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। हम कल लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप समाप्त किया था और हम लोग चले थे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ओर। और ऑस्ट्रेलिया में मैंने ये बताया था कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है आपका, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि यह दक्षिणी गोलार्ध में है। उसके बारे में हमारी बातें हो रही थी और ऑस्ट्रेलिया के 6 प्रांत बताए थे मैंने आपको, ठीक ना। उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक ना, ये आपका इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया है। ठीक ना, इस प्रकार से आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पश्चिमी क्षेत्र है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, यानी इस वाले भाग की, तो यहाँ पर कई सारे मरुस्थल हैं। यहाँ पर कई सारे मरुस्थलों का विकास हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं और मरुस्थल पाए जाने के कारण ही इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक ना, जैसे अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर मरुस्थलों की, तो हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 मरुस्थल हैं। एक एक से हम इनको नाम दे देते हैं। तो पहला वाला जो है, इसका नाम है विक्टोरिया डेजर्ट, विक्टोरिया मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक ना, जो दूसरे नंबर का है विक्टोरिया डेजर्ट के ऊपर जो दूसरे नंबर का है, इसका नाम है गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल। ठीक ना, गिब्सन मरुस्थल। जो तीसरे नंबर का है, इसका नाम है ग्रेट सैंडी। ठीक ना, जो चौथे नंबर का यानी इस साइड, इसका नाम है सिम्पसन मरुस्थल, सिम्पसन। जो पांचवें नंबर का है, इसका नाम है तनामी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल। और जो छठे नंबर का है, इसका नाम है स्टुअर्ट स्टोनी। क्या नाम है? तो इसका नाम है स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल। ठीक ना, ये 6 मरुस्थल हैं। ये छह मरुस्थल जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है। और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में होने के कारण ही ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती। इस वाले रीजन में वर्षा ना होने के कारण मरुस्थलों का विकास हुआ है। मरुस्थलों का क्या हुआ है? तो वर्षा ना होने के कारण यहाँ पर मरुस्थलों का विकास हुआ है। ठीक ना, चलिए जल्दी से बनाइए इसको। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद देखिएगा, हम दोबारा से एक मानचित्र और बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पर एक पठार है और यहाँ पर जो पठार है, इस पठार का नाम क्या है? तो इस पठार का नाम है किम्बरले पठार। इस पठार का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो पठार है, इस पठार का नाम है किम्बरले पठार। किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? तो यहाँ से प्राप्ति हो जाती है लौह अयस्क की। तो यहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। ठीक ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये 3 ओर से पानी, एक क्षेत्र है जिसके 3 ओर पानी है। यहाँ पर एक सागर है,
यहाँ पर जो सागर है, इस सागर का नाम अराफुरा सागर, और यहाँ पर एक सागर है, और यहाँ पर जो सागर है इस सागर का नाम है कोरल सागर। तो जमीन का एक ऐसा भाग जिसके तीन ओर, यहाँ तीन ओर पानी है इसके ऐसे, तो इसको एक नाम दिया जाता है। जमीन का एक ऐसा भाग जिसके तीन ओर पानी होता है, इसको एक नाम दिया गया, और नाम है इसका केपीआर्क प्रायद्वीप। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है केपीआर्क प्रायद्वीप। और अगर हम बात करें केपीआर्क प्रायद्वीप जो यहाँ पर है, केपीआर्क प्रायद्वीप पर एक स्थान है, और उस स्थान का नाम है बाइपा। केपीआर्क प्रायद्वीप पर एक स्थान है, स्थान का नाम बाइपा की खान। क्या नाम है? केपीआर्क प्रायद्वीप पर एक स्थान है, और केपीआर्क प्रायद्वीप पर जो स्थान है वो है बाइपा, और यहाँ पर खनन होता है इसलिए हमने इसको नाम दे दिया बाइपा की खान। जो केपीआर्क प्रायद्वीप पर बाइपा की खान है, इस बाइपा की खान से दो धातुओं की प्राप्ति होती है। यहाँ से एक धातु की प्राप्ति होती है यूरेनियम, और यहाँ से दूसरी धातु की प्राप्ति होती है बॉक्साइट। तो यहाँ से बॉक्साइट, और बॉक्साइट के साथ साथ यूरेनियम की यहाँ से प्राप्ति होती है। कहाँ से? केपीआर्क प्रायद्वीप पर बाइपा की खान से, ठीक ना। केपीआर्क प्रायद्वीप पर बाइपा की खान से दो चीज़ों की प्राप्ति होती है, एक का नाम यूरेनियम है और दूसरे का नाम क्या है? तो दूसरे का नाम बॉक्साइट। तो यूरेनियम और बॉक्साइट की यहाँ से प्राप्ति होती है, ठीक ना। उसके बाद अगर हम इसको इसके ऊपर देखिएगा, इसके ऊपर यहाँ पर एक देश है, और इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम पापुआ न्यू गिनी। इस देश का नाम क्या है? तो इस देश का नाम है पापुआ न्यू गिनी। कौन सा देश है? तो यहाँ पर एक देश है पापुआ न्यू गिनी। ऊपर पापुआ न्यू गिनी है, और नीचे जो है केपीआर्क प्रायद्वीप है। इन दोनों के मध्य में यहाँ पर पानी है। इन दोनों के मध्य में यहाँ पर जो पानी है, इस पानी का नाम है टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि, याद रखिएगा। जल संधि का मतलब होता है, संधि का मतलब होता है जल जोड़ना, और जल का मतलब है पानी। दो पानी के भाव को ये जोड़ती है। क्या करती है? दो पानी के भाव को जोड़ती है और दो स्थलखंडों को अलग करती है। अगर हम बात करें टॉरस जल संधि की, तो टॉरस जल संधि अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। टॉरस जल संधि अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है, जबकि पापुआ न्यू गिनी देश को केपीआर्क प्रायद्वीप से अलग करती है। जबकि पापुआ न्यू गिनी देश को केपीआर्क प्रायद्वीप से क्या करती है? अलग करती है। कौन सी जल संधि? तो जल संधि का नाम है टॉरस जल संधि। कौन सी जल संधि है? टॉरस जल संधि, ठीक ना। इतनी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक द्वीप है, और यहाँ पर जो द्वीप है, यहाँ पर इस द्वीप का नाम है तस्मानिया द्वीप। यहाँ पर जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम क्या है? तो इस द्वीप का नाम है तस्मानिया। और ऊपर है ऑस्ट्रेलिया। तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में यहाँ पर एक जल संधि है, और यहाँ पर जो जल संधि है, इस जल संधि का नाम क्या है? तो इस जल संधि का नाम है बास जल संधि। यहाँ पर एक जल संधि है, और यहाँ पर जो जल संधि है, इस जल संधि का नाम बास जल संधि। तो अगर बात करें बास जल संधि किस किस को अलग करती है, तो तस्मानिया को अलग करती है। किससे? तस्मानिया को अलग करती है ऑस्ट्रेलिया से। और यहाँ पर जो है वो तस्मान सागर है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हिंद महासागर का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? हिंद महासागर। तो तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, ठीक ना। हम बना दे रहे हैं पूरा। चलिए, हो गया तो इसको मिटा दे रहे हैं। पूरा क्यों जा रहा है? यहाँ पर एक सागर है, और सागर का नाम क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर एक सागर है, सागर का नाम है तस्मान सागर, ठीक ना। तो अगर बात करें हम बास जल संधि की,
तो यदि तस्मान सागर से आपको हिंद महासागर आना है तो किस जल संधि को पार करना पड़ेगा? बास। तो बास जल संधि तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, जबकि क्या करती है? ऑस्ट्रेलिया को किस द्वीप से अलग करती है? तो ऑस्ट्रेलिया को अलग कर देती है तस्मानिया द्वीप से। किस द्वीप से? तस्मानिया द्वीप से। सर बड़ा लिखिएगा, बड़ा इतना बड़ा तो लिख रहा हूँ, बोर्ड की एक लिमिटेशन होती है बाबू, इतना बड़ा लिख तो रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को। चले ठीक ना, अगला देखिएगा, इसी में इस वाले मानचित्र में दिखा देते हैं आपको, इसको मिटा दे रहे हैं पूरा। यह देखिएगा, यहाँ पर एक शहर है और इस शहर का नाम है पर्थ, ठीक ना। और पर्थ जो है, यहाँ पर जो प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का, इस प्रांत का नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। कौन सा ऑस्ट्रेलिया ये? तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया का नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर एक है जिसका नाम है, यहाँ पर एक प्रांत है जिसका नाम है न्यू साउथ वेल्स। क्या नाम है? तो इसका नाम है न्यू साउथ वेल्स। और यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स में यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है सिडनी। एक शहर है, शहर का नाम क्या है? तो इस शहर का नाम है सिडनी। तो अच्छे से बात समझिएगा, पर्थ शहर से सिडनी शहर के मध्य, पर्थ शहर से इस सिडनी शहर के मध्य एक रेल चलती है। पर्थ शहर से सिडनी शहर के मध्य एक रेल चलती है, और पर्थ से सिडनी के मध्य जो रेल चलती है, इस रेल का नाम क्या है? इस रेल का नाम है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल क्या नाम है? तो इस रेल का नाम है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल। और ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल जो है, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है। अब देखिएगा वो प्रश्न कैसे पूछता है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल का नाम क्या है? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल। यह ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल जो है किन दो शहरों के मध्य चलती है? तो सिडनी से लेकर पर्थ, या पर्थ से लेकर सिडनी के मध्य चलती है। अगला क्वेश्चन पूछेगा किन दो राज्यों के मध्य चलती है? तो यहाँ पर कौन सा है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से कहाँ की ओर जाती है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से सिडनी के मध्य चलती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से कहाँ के मध्य चलती है? न्यू साउथ वेल्स। आगे वाली दिशा पूरब होती है, पीछे वाली दिशा पश्चिम होती है। तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल का सबसे पूर्वी जंक्शन कौन सा है? सिडनी। और सबसे पश्चिमी जंक्शन पूछेगा तो सबसे पश्चिमी जंक्शन कौन सा है? पर्थ है, ठीक ना। इस प्रकार से वो आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक ना, बनाइएगा। ठीक है ना। यहाँ पर एक खाड़ी है, और यहाँ पर जो खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम है कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी है यहाँ पर, इस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और इस कारपेंट्रिया की खाड़ी में 3 नदियाँ अपना पानी गिराती हैं। इसको हम एक नाम दे रहे हैं, इसको 2, इसको 3, 1 2 3 से यहाँ लिख दे रहे हैं, पहली नदी, दूसरी और तीसरी। तो 1 2 3 नदी यहाँ पर पानी गिराती हैं। एक नदी का नाम है मिचेल, दूसरी नदी का नाम है गिलबर्ट। मिचेल के बाद गिलबर्ट, और उसके बाद प्लिंडर्स। मिचेल, गिलबर्ट और प्लिंडर्स, ये 3 नदियाँ हैं जो अपना पानी कहाँ गिराती हैं? जो अपना पानी गिराती हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी में। अपना पानी कहाँ गिराती हैं? तो अपना पानी कारपेंट्रिया की खाड़ी में गिराती हैं, ठीक ना। बनाइए जल्दी से, ठीक ना। उसके बाद ये वाला क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का नीचे वाला क्षेत्र, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो मध्य का क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का इस मध्य वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती क्षेत्र को, ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती क्षेत्र को नाम दिया जाता है ग्रेट आर्टिजन घाटी। क्या नाम दिया जाता है? इसको एक नाम दिया जाता है ग्रेट आर्टिजन घाटी। ग्रेट आर्टिजन घाटी का मतलब क्या होता है? आर्टिजन का मतलब होता है
कि आसपास के क्षेत्र ऊपर हों, इस प्रकार से आसपास के क्षेत्र ऊपर हों और बीच वाला भाग कैसा हो, बीच वाला भाग गहरा हो, तो ऐसी घाटी को हम आर्टेजन घाटी कहते हैं, ठीक ना। और एक वाला क्षेत्र गहरा होने का आजू यहाँ पर ग्रेड डिवाइडिंग पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर ग्रेड डिवाइडिंग पर्वत श्रृंखला और यहाँ पर पठारी क्षेत्र है। तो एक ऊंचा है, ये भी ऊंचा और बीच का भाग नीचा है, तो इसी को ग्रेट आर्टेजन घाटी नाम दिया गया। और इस ग्रेट आर्टेजन घाटी में, इस ग्रेट आर्टेजन घाटी में उत्तुंग कूप पाए जाते हैं। कौन से कूप पाए जाते हैं? उत्तुंग कूप। अगर हम बात करें उत्तुंग कूप किसे कहते हैं, तो उत्तुंग कूप ऐसे कूपों को कहा जाता है जिनसे पानी अपने आप बाहर निकलता है। तो उत्तुंग कूप मतलब स्वतः जल बाहर निकलता हो, स्वतः जल बाहर निकलता हो, ऐसे कूप जिनसे स्वतः पानी बाहर निकलता हो, तो ऐसे कूपों को क्या नाम दिया जाता है? ऐसे कूप जिनसे अपने आप पानी बाहर निकलता है उन्हें उत्तुंग कूप कहा जाता है। अब बात ये आती है कि आखिर इनसे अपने आप पानी बाहर क्यों निकलता है? क्योंकि बाबू ये आर्टेजन में है, मतलब एक गहरे है, और ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर हमने बताया था कल भी आपको कि ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर क्या पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर पानी है। तो ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर पानी पाए जाने के कारण ये वाला क्षेत्र बहुत गहरा है, और गहरे होने के कारण ही और ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर पानी होने के कारण जब वाटर लेवल में वृद्धि होती है, जब समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, तो समुद्र के जल स्तर के बढ़ने से, तो समुद्र के जल स्तर के बढ़ने से क्या होता है, इससे पानी क्या होता है, पानी क्या कहाँ निकलने लगता है? पानी बाहर निकलने लगता है। और जब पानी बाहर निकलने लगता है तो उसी को एक नाम दे दिया गया। नाम क्या दे दिया गया? नाम दिया गया उत्तुंग कूप, ठीक ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर उत्तुंग कूप होते क्या है, तो उत्तुंग कूप ऐसे कूपों को कहा जाता है जिनसे स्वतः पानी बाहर निकलता हो, ठीक ना। और पानी बाहर क्यों निकल रहा है, मैंने आपका ये रीजन बताया है, क्योंकि ये वाला क्षेत्र बहुत गहरा है, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर क्या है? पानी है। तो जब वाटर लेवल बढ़ता है, तो वाटर लेवल जब बढ़ जाता है तो अपने आप पानी कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है, ठीक ना। चलिए, ठीक ना। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया समाप्त हुआ। ऑस्ट्रेलिया के आगे हम बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ आपको एक देश यहीं पर और पढ़ना है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिण का ब्रिटेन, दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, ठीक ना। इसके अंतर्गत 2 द्वीप आते हैं। इसके अंतर्गत कितने द्वीप आते हैं? इसके अंतर्गत 2 द्वीप आते हैं। एक को नाम दे दिया गया उत्तरी द्वीप, एक को नाम क्या दे दिया गया? उत्तरी द्वीप। और दूसरे को नाम क्या दे दिया गया? दूसरे को नाम दे दिया गया दक्षिणी द्वीप। उत्तरी द्वीप और दूसरे को नाम क्या दे दिया गया? दक्षिणी द्वीप, ठीक ना। समझिएगा, उत्तरी द्वीप में यहाँ पर न्यूजीलैंड की राजधानी है, और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है इसका नाम क्या है? वेलिंगटन। वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। राजधानी है तो इसको हम विस्तार से ऐसे बना देते हैं, ये वेलिंगटन है। और वेलिंगटन के बारे में आपको याद रखना है, विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी, विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी, विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी, दक्षिणतम राजधानी, विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी। तो विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी का नाम, तो विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी का नाम क्या है? वेलिंगटन है, ठीक ना। अच्छे समझिएगा, इन दोनों द्वीपों को अलग करने वाली यहाँ पर एक जलसंधि है जो उत्तरी द्वीप को दक्षिण द्वीप से अलग करती है। यहाँ पर जो जलसंधि है, इस जलसंधि का नाम है कुक जल संधि। कौन सी जल संधि है? तो यहाँ पर एक जल संधि है और इस जल संधि का नाम है कुक जल संधि। कुक जल संधि उत्तर द्वीप को दक्षिण द्वीप से अलग करती है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर दक्षिणी द्वीप पर यहाँ पर एक पर्वत है, और दक्षिणी द्वीप पर जो पर्वत है इसका नाम है दक्षिणी आल्प्स। कौन सा पर्वत यहाँ पर? तो यहाँ पर जो पर्वत है इसका नाम है दक्षिणी आल्प्स। दक्षिणी आल्प्स पर्वत है यहाँ पर। और जो ये दक्षिणी आल्प्स पर्वत है
ये दक्षिणी आल्प्स पर्वत की एक चोटी है और दक्षिणी आल्प्स पर्वत की चोटी का नाम है माउंट कुक। दक्षिणी आल्प्स पर्वत की एक चोटी है जिसका नाम है माउंट कुक चोटी। क्या नाम है? माउंट कुक चोटी। और यही न्यूजीलैंड की क्या हो जाएगी? न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी द्वीप पर यहाँ पर एक मैदान है। दक्षिणी द्वीप पर यहाँ पर जो मैदान है, इस मैदान का नाम है कैंटाबरी का मैदान। कैंटाबरी का मैदान, कैंटाबरी का मैदान है। यहाँ पर कौन सा मैदान है? तो यहाँ पर जो मैदान है वो कैंटाबरी का मैदान है। और एक कैंटाबरी का जो मैदान है ये गेहूं के लिए जाना जाता है। गेहूं की कृषि की जाती है यहाँ पर। किसकी कृषि की जाती है? तो यहाँ पर कृषि की जाती है, गेहूं की कृषि की जाती है। इसी दक्षिणी द्वीप पर एक झील है और दक्षिणी द्वीप पर जो झील है उसका नाम है लेक ताउपो। लेक ताउपो, TAUPO, लेक ताउपो। ठीक ना? कौन सी झील है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो झील है, इस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम है लेक ताउपो झील। लेक ताउपो झील। ठीक ना? बनाइए। बनाइए जल्दी से। ये यहाँ पर एक कुक जल संधि है। ठीक है? दक्षिण अमेरिका नहीं, न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं, न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं, इन मूल निवासियों को एक नाम दिया जाता है। न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं, इन मूल निवासियों को क्या नाम दिया जाता है? तो न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माओरी, माओरी जनजाति। क्या कहा जाता है? माओरी या माओरी जनजाति, इसको नाम दिया जाता है। ठीक है ना? बनाइए। चलिए, ठीक है, हो गया। बताएं। PDF, हाँ PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। मैं थोड़ा नेट खुली इस पर, एक मानचित्र लेना है। ठीक ना? ये महाद्वीप खत्म हो गया। हम लोग नया महाद्वीप पढ़ेंगे तो हम एक मानचित्र ले लेते हैं। किस में हो रहा है? डेस्कटॉप में? इस पर लॉक है नहीं, चला ले मारकर। देखिएगा, ये यूरोप महाद्वीप है। ठीक ना? यूरोप महाद्वीप है। हम लोग इसी को पढ़ेंगे अब एक एक से। ठीक ना? चलिए, तो सबसे पहले तो यूरोप महाद्वीप में हम मैपिंग करा देते हैं आपको कि कहाँ पर कौन सा देश है। सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा। ठीक ना? कहाँ पर कौन सा देश है, सबसे पहले हम लोग इसी को समझ लेंगे। ठीक ना? तो मैं सबसे ऊपर से प्रारंभ कर रहा हूँ।
यहाँ से देखना आप लोगों को मानचित्र में, यहाँ पर एक देश है आइसलैंड। आइसलैंड के आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक सागर है नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन सागर के आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक देश है वाला नॉर्वे। नॉर्वे के आगे एक देश है स्वीडन। स्वीडन के आगे यहाँ पर गल्फ ऑफ बोथनिया है, बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी के आगे यहाँ पर फिनलैंड है। फिनलैंड के नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पर एस्टोनिया है। एस्टोनिया के नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पर लाटविया है। लाटविया के नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिथुआनिया है। लिथुआनिया के नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पर पोलैंड देश है। पोलैंड देश के ऊपर यहाँ पर एक सागर है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक देश है जर्मनी। जर्मनी के ऊपर बढ़ेंगे, यहाँ पर एक देश है डेनमार्क। इसके आगे बढ़ेंगे तो 3 देश हैं यहाँ पर, एक का नाम है नीदरलैंड, एक का नाम बेल्जियम और एक का नाम है लग्जमबर्ग। ठीक ना, मानचित्र में मिलाते चलिएगा। यहाँ पर एक देश है और इस देश का नाम फ्रांस। फ्रांस के ऊपर यहाँ पर एक देश है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के बाजू में यहाँ पर एक देश है आयरलैंड। आयरलैंड के नीचे चलिएगा तो अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बाजू में यहाँ पर पुर्तगाल देश है। ठीक ना, कौन सा देश है? पुर्तगाल। पुर्तगाल के आगे बढ़िएगा, यहाँ पर स्पेन देश है। उसके बाद यहाँ पर भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में यहाँ पर एक देश है इटली। इटली देश के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक देश है ग्रीस। ग्रीस के आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक देश है तुर्की। तुर्की देश के ऊपर बढ़ेंगे काला सागर। काला सागर के ऊपर यूक्रेन। यूक्रेन के ऊपर बेलारूस और बेलारूस के बाद यहाँ पर कौन सा देश है? रूस। और रूस के सबसे ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो महासागर है आर्कटिक महासागर। और आर्कटिक महासागर से जब हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर नॉर्वेजियन सागर है और नॉर्वेजियन सागर के बाद यहाँ पर आइसलैंड है। ठीक ना, इस प्रकार से आपको मैपिंग करनी है। ठीक ना, इस प्रकार से आपको मैपिंग करनी है। ठीक ना, चलिएगा एक बार हम और करा दे रहे हैं। एक बार हम आपको और करा दे रहे हैं। ठीक ना, देखिएगा यहाँ पर एक देश है आइसलैंड। यहाँ पर एक सागर है नॉर्वेजियन सागर। यहाँ पर देश है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। यहाँ पर स्वीडन है, बोथनिया की खाड़ी है, फिनलैंड है, एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, बाल्टिक सागर है, यहाँ पर पोलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क देश है, उत्तर सागर है, नीचे आइएगा तो नीदरलैंड है, उसके बाद बेल्जियम है, उसके बाद फ्रांस है, यहाँ पर लग्जमबर्ग है, यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पर आयरलैंड है। आयरलैंड की आगे बढ़ेंगे उत्तर अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर पुर्तगाल है। पुर्तगाल के बाजू में यहाँ पर स्पेन है। स्पेन के आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के ऊपर यहाँ पर इटली है। इटली के आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर ग्रीस है। ग्रीस के आगे बढ़िएगा यहाँ पर तुर्की देश है। तुर्की के ऊपर काला सागर है। काला सागर के ऊपर यूक्रेन देश है। यूक्रेन के ऊपर बेलारूस है। बेलारूस के बाजू में यहाँ पर रूस है और रूस के ऊपर बढ़ेंगे तो आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर के बाद नॉर्वेजियन सागर और नॉर्वेजियन सागर से होते हुए कहाँ पहुँच गए? आइसलैंड। ठीक ना, तो इतने सारे देश हैं, इन देशों को आपको याद रखना है। ठीक ना, इन देशों को आपको याद रखना है। ठीक ना, चलिए हम फिर से अपने मानचित्र पर आ जाते हैं। कैसे आएंगे सर इस पे? हाँ चलिए, देखिएगा अगर हम यूरोप के बारे में 1-2 पॉइंट लिखें। यूरोप, EUROP। ठीक ना, यूरोप महाद्वीप के बारे में पहले 1-2 पॉइंट जान लीजिएगा। पहली बात तो यह महाद्वीप पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। यह महाद्वीप पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। यह महाद्वीप पूर्ण रूप से कहाँ पर है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, इस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। इस महाद्वीप में मरुस्थलों का अभाव है। मरुस्थलों का अभाव है। इस महाद्वीप में किसका अभाव है? मरुस्थलों का अभाव है। अगली बात ये हो गई। ठीक ना, इस महाद्वीप में किसका अभाव है? मरुस्थलों का अभाव है। तीसरा पॉइंट ये है यूरोप महाद्वीप के बारे में। इस महाद्वीप में प्रायद्वीपों की संख्या अधिक है। प्रायद्वीप इंग्लिश में पेनिनसुला बोलते हैं,
जमीन का एक ऐसा भाग जिसके तीनों ओर पानी हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसमें प्रायद्वीपों की अधिकता होने के कारण, प्रायद्वीपों की क्या है अधिकता, प्रायद्वीपों की अधिकता होने के कारण, प्रायद्वीपों की अधिकता होने के कारण इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपों का क्या कहते हैं? प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपों का क्या कहते हैं? प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। ठीक ना, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक ना, अगर हम यहाँ के कुल देश, यूरोप महाद्वीप के कुल देशों की बात करें तो यहाँ पर जो कुल देश हैं वो 54 है। ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है यहाँ का? तो फ्रांस है। और अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, तो याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ का जो सबसे छोटा देश है, इस देश का नाम आपने बखूबी सुना होगा। देश का नाम वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी न केवल यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश है बल्कि पूरे विश्व का भी सबसे छोटा देश है। ठीक ना, ये 3-4 पॉइंट हैं, इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा हम यूरोप महाद्वीप को देखते हुए चलेंगे। कैसे निकालेंगे डायग्राम इस पर? हाँ बताइए। हाँ नहीं वही वाला जो पिछला था, देखिएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एक यहाँ से रेखा गुजरती है, ये जा रही है। इस रेखा का नाम है आर्कटिक सर्कल, और आर्कटिक सर्कल का मान होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ। आर्कटिक ब्रेथ है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आर्कटिक ब्रेथ जो है, आर्कटिक ब्रेथ, ठीक है ना, आपसे प्रश्न पूछा जाता है जो आपका आर्कटिक ब्रेथ है, आर्कटिक ब्रेथ का मान पूछें तो आर्कटिक ब्रेथ का मान है 66.5 डिग्री नॉर्थ। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आर्कटिक ब्रेथ यूरोप महाद्वीप के कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, तो आइसलैंड से नहीं गुजरती है, आइसलैंड के बल्कि ऊपर से गुजरती है, 4 देशों से होकर गुजरती है। यहाँ पर एक देश है जो नीला वाला नॉर्वे है, यहाँ पर एक देश है स्वीडन है, यहाँ पर एक देश है फिनलैंड है, और यहाँ पर जो बड़ा सा देश है ये लिखा है रसिया। तो आर्कटिक ब्रेथ यूरोप महाद्वीप के 4 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 4 देश हैं? तो एक का नाम है नॉर्वे, दूसरे देश का नाम क्या है? तो दूसरे देश का नाम है स्वीडन, नॉर्वे स्वीडन। उसके बाद कौन सा देश है? तो उसके बाद जो देश है, इस देश का नाम है फिनलैंड। कौन सा देश है? फिनलैंड। और फिनलैंड के बाद कौन सा देश है? तो फिनलैंड के बाद जो देश है, इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम है रूस। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस, ये 4 देश ऐसे हैं, ये 4 देश ऐसे हैं जिनसे होकर कौन सा ब्रेथ गुजरता है? जिनसे होकर आर्कटिक ब्रेथ गुजरता है। आर्कटिक ब्रेथ का मान 66.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक ना, क्या है? 66.5 डिग्री नॉर्थ है। अब यहीं पर हम देखेंगे, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले नॉर्वे देश की, तो नॉर्वे देश के बारे में हो सकता है आपने पहले भी सुना हो। तो जो आपका नॉर्वे देश है, नॉर्वे, इसे मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि का देश, यहाँ पर मध्य रात्रि को भी सूर्य चमकता है, इसलिए इसे मध्य रात्रि का देश कहते हैं। किसको? नॉर्वे को। अगर नॉर्वे की हम राजधानी की बात करें, स्टार का मतलब राजधानी है, तो नॉर्वे की जो राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो है। और नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तो यहाँ पर एक पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार का नाम है शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का कौन सा पुरस्कार? तो यहाँ पर एक पुरस्कार दिया जाता है
और यहाँ पर जो पुरस्कार दिया जाता है उस पुरस्कार का नाम क्या है? उस पुरस्कार का नाम है नोबेल पुरस्कार। किसका नोबेल? शांति का नोबेल। तो शांति का नोबेल किसे दिया जाता, कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में दिया जाता है, ठीक ना। नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं, इस साइड वाले को। नॉर्वे के बाद एक अगला देश जो यहाँ पर है, इस देश का नाम है स्वीडन। और बात करें अगर हम स्वीडन देश की, तो स्वीडन देश की राजधानी जो है, ये लिखा है साफ साफ, स्वीडन देश की जो राजधानी है ये स्टॉकहोम है। स्वीडन देश की राजधानी कहाँ है? तो स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम है। देखिएगा ये लिखा है स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम, ठीक ना। और स्टॉकहोम में अन्य 5 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। मतलब एक नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में। और अन्य 5 नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। मतलब एक ये हो गया और 5 ये हो गए, तो कुल कितने नोबेल पुरस्कार हो गए? तो कुल नोबेल पुरस्कारों की संख्या हो गई 6। तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें से एक कहाँ दिया जाता है? ऑस्लो में, शांति का। अन्य जो 5 बचे गए, कौन कौन से 5 हैं? तो एक है साहित्य का नोबेल, साहित्य का नोबेल, कौन सा नोबेल है? साहित्य का। उसके बाद चिकित्सा का नोबेल, साहित्य का नोबेल। उसके बाद कौन सा? चिकित्सा का नोबेल, चिकित्सा का नोबेल, साहित्य का नोबेल, चिकित्सा का नोबेल। उसके बाद कौन सा नोबेल? रसायन, रसायन का नोबेल, रसायन का नोबेल, ठीक ना। उसके बाद भौतिकी का नोबेल, भौतिकी, भौतिकी का नोबेल, ठीक ना। और अर्थशास्त्र का नोबेल। ये 5 नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? तो ये 5 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। 1 2 3 4 5। और एक नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में एक दिया जाता है, ठीक ना। चलिए, तो कुल कितने नोबेल पुरस्कार हैं? तो कुल नोबेल पुरस्कारों की संख्या 6। उसके बाद अगर हम अगला देश देखेंगे, तो यहाँ पर एक देश है, इस देश का नाम फिनलैंड। यहाँ पर एक देश है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर एक देश है ये वाला फिनलैंड। ये फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर झीलों की संख्या अधिक है। तो फिनलैंड देश में झीलों की संख्या अधिक होने के कारण, या यूँ कह लीजिएगा फिनलैंड देश में झीलें बहुत अधिक हैं। और फिनलैंड देश में झीलें अधिक होने के कारण, कौन से देश में? फिनलैंड में झीलों की संख्या अधिक होने के कारण इसको एक नाम दिया जाता है, और इसको नाम दिया जाता है झीलों का देश। क्या नाम दिया जाता है इसको? तो इसको एक नाम दिया जाता है और नाम दिया जाता है झीलों का देश। तो झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड के बाजू में आप देखिएगा अपने मानचित्र में, तो यहाँ पर एक सागर है, इस सागर का नाम है बाल्टिक सागर। और अगर हम देखें कि बाल्टिक सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं, तो बाल्टिक सागर के किनारे स्थित अगर देशों को देखा जाए, बाल्टिक सागर के किनारे स्थित अगर देशों को देखा जाए, तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा आप लोग। बाल्टिक सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं, तो देखिएगा ये है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर किनारे यहाँ पर एक देश है, देश का नाम है स्वीडन। एक यहाँ पर देश है, देश का नाम है फिनलैंड। एक यहाँ पर देश है, देश का नाम है एस्टोनिया। एक देश ये है, इसका नाम है लाटविया। एक देश यहाँ पर है लिथुआनिया। और ये पूरा अंदर तक पानी गया है, तो ये कौन सा हो गया? रूस। रूस के बाद यहाँ पर एक कौन सा है? पोलैंड। और पोलैंड के बाद एक यहाँ पर कौन सा है? जर्मनी। तो अगर हम काउंटिंग करेंगे तो स्वीडन 1, फिनलैंड 2, रूस यहाँ पर 3, एस्टोनिया 4, लाटविया 5, लिथुआनिया 6, पोलैंड 7 और जर्मनी 8। तो बाल्टिक सागर के किनारे स्थित देशों की बात करें तो 8 है। बाल्टिक सागर के किनारे स्थित देश, बाल्टिक सागर के किनारे स्थित देश, बाल्टिक सागर के किनारे स्थित देश। तो कौन कौन से देश हैं बाल्टिक सागर के किनारे? तो बाल्टिक सागर के किनारे अगर स्थित देशों की बात की जाए, तो मैं एक एक से यहाँ पर लिख रहा हूँ अभी। एक देश का नाम है फिनलैंड। कौन सा देश है? तो एक देश का नाम है फिनलैंड। दूसरे देश का नाम है रूस। उसके बाद कौन सा है? एस्टोनिया। एस्टोनिया है। एस्टोनिया के बाद कौन सा है? लाटविया।
लाटविया के बाद कौन सा है? लिथुआनिया। लाटविया के बाद कौन सा है? लिथुआनिया, ठीक है ना। लिथुआनिया के बाद कौन सा है? जर्मनी। और जर्मनी के बाद कौन सा है? पोलैंड, ठीक है ना। हम काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए। एक कोई भूल रहा है, स्टॉकहोम, स्वीडन। तो ये कौन सा है? स्वीडन। तो ये 8 देश हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है लोक सेवा आयोग में कि बाल्टिक सागर के किनारे स्थित देशों की संख्या कितनी है। तो बाल्टिक सागर के किनारे स्थित देश कौन से हैं? तो 8 हैं। फिनलैंड 1 हो गया, रूस 2 हो गया, एस्टोनिया 4 हो गया, लाटविया 4 हो गया, लिथुआनिया 5 हो गया, जर्मनी 6 हो गया, पोलैंड 7 हो गया और स्वीडन 8 हो गया, ठीक है ना। ये 8 देश तो हैं बाल्टिक सागर के किनारे, लेकिन 3 देशों को ही बाल्टिक कंट्री का दर्जा दिया गया। बाल्टिक कंट्री मतलब ऐसे 3 देश जो बाल्टिक सागर के किनारे सर्वाधिक, बाल्टिक सागर से में सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं। तो इन 8 देशों में से आपको 3 देश याद रखने हैं। एक का नाम है एस्टोनिया, ये देश का नाम क्या है? एस्टोनिया देश है। दूसरे देश का नाम है लाटविया। एस्टोनिया के बाद लाटविया, और लाटविया के बाद कौन सा है? तो लाटविया के बाद है लिथुआनिया। तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये 3 देश ऐसे हैं जो इन्हें को एक नाम दिया जाता है, और इन 3 देशों को एक नाम दिया जाता है बाल्टिक देश। क्या नाम दिया जाता है? इन 3 देशों को एक नाम दिया जाता है, और इन 3 देशों को एक नाम दिया जाता है क्या? बाल्टिक देश। तो बाल्टिक देश कौन से हैं? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया है। कौन से हैं? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को क्या नाम दे दिया गया? बाल्टिक देश, ठीक है ना। चलिएगा, बनाइए जल्दी से, ठीक है। अगला समझिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिएगा, एक सागर है यहाँ पर जिसका नाम बाल्टिक सागर है, और यहाँ पर एक उत्तर सागर है। एक बाल्टिक सागर है और एक कौन सा है? एक बाल्टिक सागर, तो दूसरा उत्तर सागर है। यदि आपको बाल्टिक सागर से उत्तर सागर जाना है, बाल्टिक सागर से हमें कहाँ जाना है? बाल्टिक सागर से यदि आपको उत्तर सागर जाना है, तो यहाँ तो ज़मीन का टुकड़ा है, कैसे जाएंगे? तो यहाँ पर एक नहर बनाई गई, ये नहर बनाई गई, और ये नहर क्या कर रही है? तो ये नहर क्या करती है? यहाँ पर बाल्टिक सागर है यार, और यहाँ पर उत्तर सागर है। तो ये जो नहर है, ये बाल्टिक सागर को उत्तर सागर से जोड़ती है। अगर हम नहर की बात करें तो इस नहर का नाम मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। इस नहर का नाम है कील नहर। कौन सी नहर है यहाँ पर? तो यहाँ पर एक नहर है, नहर का नाम क्या है? कील नहर, कील कैनाल है, जर्मनी देश में निर्मित है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है बाल्टिक सागर को उत्तर सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम बताएं, तो बाल्टिक सागर को उत्तर सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? कील नहर। और जहाँ पर कील नहर है यहीं पर एक बंदरगाह है, और इस बंदरगाह का नाम है हैम्बर्ग बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है यहाँ पर? हैम्बर्ग बंदरगाह। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर एक बंदरगाह है कील नहर के समीप, हैम्बर्ग बंदरगाह। और जो हैम्बर्ग बंदरगाह है इस पर जर्मनी देश का बंदरगाह है, जर्मनी का एक शहर है। और हैम्बर्ग बंदरगाह की विशेषता ये है कि यहाँ पर जलयान उद्योग है। क्या है? यहाँ पर जलयान उद्योग है, यानी यहाँ पर पानी वाले जो जहाज हैं, पानी वाले जहाज से संबंधित यहाँ पर कारखाने लगाए गए हैं, पानी वाले जहाज़ों का यहाँ पर निर्माण होता है। तो बाल्टिक सागर से उत्तर सागर जाने के लिए कौन सी नहर को पार करना पड़ता है? कील नहर को, ठीक ना। कौन सी नहर को पार करना होता है? कील नहर को। हम उत्तर सागर आ गए, और उत्तर सागर से यदि आपको आगे बढ़ना है तो यहाँ पर एक चैनल है, और यहाँ पर जो चैनल है इस चैनल का नाम है इंग्लिश चैनल। यहाँ पर एक चैनल है, और इस चैनल का नाम क्या है? तो इस चैनल का नाम है इंग्लिश चैनल, ठीक ना। यहाँ पर एक चैनल है इंग्लिश चैनल। तो यदि आपको उत्तर सागर से इंग्लिश चैनल जाना है, उत्तर सागर से इंग्लिश चैनल जाना है, तो यहाँ पर एक जलसंधि है। जलसंधि मतलब जो 2 जल के भागों को जोड़ती है। एक जल का भाग कौन सा है? उत्तर सागर। दूसरा जल का भाग कौन सा है? इंग्लिश चैनल। तो यहाँ पर एक जलसंधि है,
और अगर हम बात करें इस जल संधि का नाम क्या है, तो इस जल संधि का नाम है डोबर जल संधि। क्या नाम है? डोबर जल संधि। क्या नाम है? डोबर जल संधि। ठीक ना। चलिए, आपको अगर यहाँ पर दिक्कत हो रही है, रंगीन है, तो हम इस वाले मानचित्र बना देते हैं। अब इस पर हटिए। चलिए, अगर वो आपको वहाँ समझ नहीं आ रहा तो हम यहाँ समझा दे रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पर मान लीजिएगा एक सागर बताए थे हम आपको। कौन सा सागर? बाल्टिक। यहाँ पर बाल्टिक सागर है। और अगर आप बाल्टिक सागर से कहाँ जाना चाहते हैं, हम बाल्टिक सागर से उत्तर सागर जाना चाहते हैं। कहाँ पर? उत्तर सागर। तो बाल्टिक सागर से उत्तर सागर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एक नहर को पार करना पड़ता है। कौन सी नहर है? तो इस नहर का नाम है कील नहर। कौन सी नहर है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो नहर है कील नहर। और उत्तर सागर से यदि आप कहाँ जाना चाहते हैं, यदि आप उत्तर चैनल से इंग्लिश चैनल जाना चाहते हैं, कहाँ पर? इंग्लिश चैनल। तो उत्तर सागर से यदि आप इंग्लिश चैनल जाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक जलसंधि है, और यहाँ पर जो जलसंधि है, इस जलसंधि का नाम क्या है? डोबर जल संधि। कौन सी जल संधि है? तो यहाँ पर एक जल संधि है, और इस जल संधि का नाम है डोबर जल संधि। तो इंग्लिश चैनल क्या करती है? उत्तर सागर को डोबर जल संधि क्या करती है? उत्तर सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है, जबकि कील नहर क्या करती है? बाल्टिक सागर को कहाँ से जोड़ देती है? उत्तर सागर से जोड़ देती है। हमने आपको पहले बताया था कि जल संधि दो जल के भागों को जोड़ेगी और दो स्थल खंडों के भागों को अलग करती है। तो यहाँ पर एक देश है जिसको ये अलग कर रही है, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है, और यूनाइटेड किंगडम के नीचे यहाँ पर एक देश है, इस प्रकार बना देते हैं। और यहाँ पर जो देश है, इस देश का नाम है फ्रांस। तो डोबर जल संधि उत्तर सागर को तो इंग्लिश चैनल से जोड़ती है, जबकि यूनाइटेड किंगडम को किस देश से अलग कर देती है? तो यूनाइटेड किंगडम को अलग कर देती है किस देश से? फ्रांस देश से अलग कर देती है। ठीक ना। चलिए, तो आज हम यहीं रख लेते हैं। इसके आगे की प्रक्रिया आपको कल समझाएंगे। जिब्राल्टर जल संधि से हम कल यात्रा तय करेंगे। ठीक ना। चलिए, थैंक यू।